या फिर पुलिस को इस बात का डर था कि आरोपी कोर्ट से जमानत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सेशन समेत 26 आरोपियों पर मकोका दिल्ली में लगाया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के तार मुंबई से भी जुड़े हैं। मंगलवार को ही बिंदु दारा सिंह और एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को भी सट्टेबाजी के केस में कोर्ट से जमानत मिली थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ये डर था कि कहीं दिल्ली में भी आरोपियों को कोर्ट से जमानत न मिल जाए। ऐसे दिल्ली पुलिस ने 16 मई को ही इस बात की संभावना जताई थी कि वो फिक्सरों पर मकोका के तहत कार्रवाई कर सकती है। See, you have rightly accepted that there is international link, there is mafia link, there is bookies, there are punters, everyone is involved. It is an organized crime. Are you planning to put them under Makoka? Yes. फिक्सिंग के आरोपियों पर मकोका लगाकर पुलिस ने अपराध के और भी गंभीर होने के संकेत दिए हैं। दिल्ली पुलिस पहले फिक्सरों पर जिन धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही थी, उसमें फिक्सिंग के गुनहगारों को जमानत मिलने की गुंजाइश ज्यादा थी। लेकिन मकोका लगाकर पुलिस ने जांच के लिए जहां ज्यादा वक्त हासिल कर लिया है, वहीं सभी आरोपी अब लंबे समय तक उसकी हिरासत में रहेंगे। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मनन साहब, क्या विचार है आपका? किस बात के लिए? यही कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने मकोका लगाया है, ये अपने आप में कई सवाल छोड़ जाता है। सवाल क्या छोड़ना है, ये प्रश्न चिन्ह लगेगा दिल्ली पुलिस पर। आप देखना, आने वाला वक्त आपको बताएगा। देश की जुडिशरी बहुत हमारी मजबूत और न्यायपालिका इतनी मजबूत है, और आपको देखना इस केस में दिल्ली पुलिस को मुंह की खानी पड़ेगी। जहां तक मकोका का सवाल है, अगर मैं डेफिनेशन पढ़ दूं आपको, प्रेमा वसाई मकोका का केस नहीं बनता है। दाऊद बैठा है, वो बैठा है, कहीं कुछ भी होता है, दाऊद से हर चीज जोड़ दी जाती है। लेना एक नहीं, देना दो नहीं, पर एक सेंसेशनल बना देना किसी चीज को, और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एडमिसिबल होते हैं, एडमिसिबल नहीं होते हैं बिफोर दी पुलिस। बिल्कुल। पदमपति जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला उठ रहा है, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या आपको पुलिस की भूमिका पर भी अब शक होने लगा, या आपको लगता है कि नहीं, ये मामला अब मैनेज हो रहा है? देखिए, पुलिस की भूमिका पर हमको संदेह तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ शक जरूर होता है कि कुछ लोगों की मंशा पर भी शक हो सकता है। कि हो सकता है कि थोड़ा यश और चलते चलाते कुछ प्रसिद्धि मिल जाए, ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा करूंगा, मैं आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वकील नहीं हूं। मैं एक क्रिकेट प्रशंसक हूं और क्रिकेट की रोजी रोटी रही है मेरा एक जुनून रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ भी ये कार्रवाई हुई है, इसे एक बहुत कड़ा मैसेज गया है, सट्टेबाजों को कड़ा मैसेज गया और खिलाड़ियों को कड़ा मैसेज गया। मकोका का जो एक्ट है, ये दरअसल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए। अब आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि दरअसल फिक्सिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? रवि, हम आपसे भी चाहेंगे कि आप इस पर भी। अजय भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये है, और ये जो ट्रांसक्रिप्ट आई और जो टेलीफोन कन्वर्सेशन हुए, ये तमाम चीजें अगर साक्षी में आ जाते हैं सामने, तो ये साबित तो हो रहा है। और हम लोग आज से नहीं देख रहे हैं, आज करीब करीब हम और रवि भाई जानते हैं 25-30 साल से कि ये सिंडिकेट कहां से काम कर रहा है, दुबई से काम कर रहा है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जिस समय आईसीसी का मुख्यालय बनाया गया, उस समय हमारा एक भारतीय ही आईसीसी का सदर था। और जब ये सट्टेबाजों का और मैच फिक्सरों का ये डेन है, और ये जब हेवन है और ये अभयारण्य है दुबई, तो वहां पर आईसीसी का ये मुख्यालय क्यों बनाया गया, ये $1 मिलियन का एक सवाल उठता है। रवि जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? नहीं, देखिए, इसमें जहां तक जांच की बात है, पहले दिन से ही दिल्ली पुलिस के रवैये पर थोड़ा सा संदेह जरूर हो रहा था, क्योंकि जिस दिन दिल्ली पुलिस ने इन तीनों खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया है, अगले दिन उनके होटल के कमरों की जांच की है मुंबई पुलिस ने जी। और उसके बाद उन्होंने जो भी वहां से सबूत मिले हैं, वो दिल्ली पुलिस को देने से मना कर दिया। मुझे जहां तक याद है, स्पेशल कमिश्नर जो हैं वहां के, उन्होंने कहा था कि उन्हें कोर्ट ऑर्डर लेकर आने की जरूरत पड़ेगी तब। यानी कि पुलिस आपस में एक साथ काम नहीं कर रही थी। इससे साफ झलक रहा था कि दोनों पुलिस अपना अपना राग अलग अलग रही हैं, और इसमें नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला जी। और जहां तक ऑर्गेनाइज क्राइम की बात है, ऑर्गेनाइज क्राइम तो है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगा तब तक इतनी बड़े तरीके पर फिक्सिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन इसको कोर्ट में साबित करना, ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कहां से कहां के तार जुड़े हुए हैं,
इस बात को साबित कर पाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। जैसा वकील साहब कह रहे हैं कि किसी तरह का केस बनता ही नहीं है। बिल्कुल, तो काफी दिक्कत वाली स्थिति बनती दिख रही है। एक अगली रिपोर्ट हम अपने दर्शकों के सामने पेश करना चाहेंगे। फिक्सिंग कांड में दिल्ली पुलिस की हिरासत में जो सबसे बड़ी मछली के तौर पर व्यक्ति है वो है एस श्रीसंत। श्रीसंत को दिल्ली पुलिस ने 15 मई की आधी रात को मुंबई से गिरफ्तार किया। श्रीसंत पर 2008 में भी फिक्सिंग के धंधे में शामिल होने का आरोप है, लेकिन मनन साहब शायद इन तमाम आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद करार दें। इस रिपोर्ट के बाद सबसे पहले उनके पास पहुंचते हैं। केरल एक्सप्रेस श्रीसंत फिलहाल तिहाड़ जंक्शन पर आराम फरमा रहे हैं। 15 मई की आधी रात से पहले तक भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारों में शामिल रहे श्रीसंत के दिन तिहाड़ की काल कोठरियों में बीत रहे हैं। 15 मई की आधी रात को श्रीसंत को फिक्सिंग के आरोपों में गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस ने सभी को हैरान कर दिया था। उसकी और एक चांद जो बुकी है, इनके आपस का कन्वर्सेशन है जिसमें ये डिसाइड हो रहा है कि श्रीसंत अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 रन या 14 से ज्यादा देगा और इसके लिए इंडिकेशन देगा। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज श्रीसंत पर आईपीएल के दौरान 9 मई को मोहाली में खेले गए मैच में फिक्सिंग करने का आरोप है। श्रीसंत के संबंध जीजू नाम के बुकी के साथ ही कई और सट्टेबाजों से भी थे। पैसों के साथ ही श्रीसंत ने फिक्सिंग के एवज में सट्टेबाजों से लड़कियों की भी डिमांड की थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड पर हासिल करके खुलासा किया था कि श्रीसंत आईपीएल सीजन 1 से ही फिक्सिंग के इस खेल में शामिल था। श्रीसंत पर सीरियल फिक्सर होने के आरोप हैं। फिक्सिंग में नाम आने के बाद से ही राजस्थान रॉयल्स ने श्रीसंत को जहां टीम से निकाल दिया है, वहीं बीसीसीआई ने भी श्रीसंत का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और उन पर मकोका भी लगाया जा चुका है। तिहाड़ जेल के सूत्रों का कहना है कि श्रीसंत जेल में काफी परेशान हैं और वो अक्सर ही रोते हुए देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, श्रीसंत जेल में चंदीला से भी बात नहीं करते, इसलिए उन्हें चंदीला से अलग रखा गया है। टीम न्यूज नेशन। तो ये तमाम बातें हमने आपके सामने रखी और अभी पद्मपति जी हमें यह भी बता रहे थे कि दरअसल श्रीसंत सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं और वो भी शाकाहारी खाना खाते हैं। खैर, ये तमाम बातें श्रीसंत के बारे में जरूर है, लेकिन मनन साहब, जो तमाम धाराएं और दफाएं लगाई गई हैं श्रीसंत के ऊपर, मकोका छोड़ दिया जाए, उसके अलावा उसमें से कुछ भी टिकता हुआ दिखाई देता है आपको? देखिए, मैंने अभी कोई एफआईआर तक नहीं पढ़ी उनकी, लेकिन जो पब्लिक डोमेन जो बातें पता चलता है या कोर्ट्स में जाके पता चलता है, आज इस विषय पे प्रोसिक्यूटर ने ये आज बात रखी है, डिफेंस ने ये रखी है, लेकिन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स के सिवाय ज्यादा इस केस में कुछ है नहीं। रही कन्वर्सेशन की बात, फोन टैपिंग की बात, उसको कल किस तरह से ये लाएंगे कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल, वो उस पर निर्भर करेगा। अभी उस पर कोई कमेंट्स करना कोई मेरे लिए वाजिब नहीं है और कमेंट मैं कर भी सकता नहीं उस पर। बिल्कुल। रवि, अब देखा जाए तो इस पूरे मामले पर बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम पुलिसिया कार्रवाई अपनी जगह, क्रिकेट के साथ इंसाफ नाइंसाफ एक अलग बात है। एक और मसला है जिस पर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं। हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिनके बारे में लगातार यह चर्चा आ रही है कि उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपकी क्या राय है? महेंद्र सिंह धोनी को क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी? अब देखिए, क्रिकेट में नैतिकता की बात को तो हम भूल ही जाएं तो बेहतर है। ये क्रिकेट से नैतिकता को जोड़ना ही बड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन हाँ, जहां तक ये एक ट्रांजैक्शन का सवाल है, मुझे बहुत ज्यादा इस इकोनॉमिक अफेयर्स और नहीं, हमने भी कल ये रिपोर्ट दिखाई थी कि उनके खाते में 15% शेयर थे और ये कुछ वक्त के लिए उनके पास थे। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने भी यही पढ़ा है और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ जो फाइलिंग है उसमें यह है कि 22 मार्च से 26 अप्रैल तक वो शेयर इनके पास एज कोलैटरल रखे गए थे, क्योंकि कुछ पैसे बकाया थे। कोलैटरल से ज्यादा उससे उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए। नहीं, और वहीं पर सवाल उठता है कि आप जब एक बार शेयर को ट्रांसफर कर देते हैं और वो भी तब जबकि आप उसके लिए लोन रेज करना चाहते हैं, तो फिर तुरंत उससे सरेंडर नहीं करते। नहीं, उसमें लेकिन उसमें कंपनी की ओर से ये कहा गया कि कुछ देनदारी थी जी, कंपनी को कुछ देना था मिस्टर धोनी को, इसलिए वो उनको शेयर हस्तांतरित किए गए 40 लाख रुपए के लिए, 30 लाख रुपए के लिए 30 लाख जी, 30 लाख नहीं, 3 लाख में 30,000 शेयर, शायद 3 लाख वैल्यू के शेयर्स उनको दिए गए, जो कि 40 लाख की देनदारी के आधार पर दिए जाने थे। और ये इसके लिए इस तरह के ट्रांजैक्शन करने की वाकई में जरूरत होती है? देखिए, सीधी सी बात है कि अगर मुझे आपको कुछ पैसे देने हो और कुछ देरी गए तो मैं आपके पास कोई सामान गिरवी रखूंगा जी, और अगर मैं उसे गिरवी रखता हूं आपके पास तो कुछ तो लिखा पढ़ी करूंगा जी, जिससे कि अगर मैं आपको पैसे ना दूं तो आप उसको भुनाकर
अपने पैसे वसूल तो कर सकें जी। तो इसी कारण इस मामले में मुझे बहुत ज्यादा यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, जी, फिलहाल उनके सिलेक्शन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं। सुरेश रायना और रविंद्र जडेजा, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर बात हो रही है। तो ये दोनों खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर भारतीय टीम में आते हैं। ये बात नहीं है कि वो नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं जिनको कि जबरदस्ती। तो महेंद्र सिंह धोनी पर भी वैसे शक नहीं उठाया जा सकता, खास करके तब जबकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू ही होने वाली है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत, इस प्रतियोगिता के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर उठाया जा सकता है। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था जिसके ऊपर मीडिया ने फोकस किया है और शायद आगे से वो इन बातों से थोड़ा सा और संभल कर अपने वकील और अकाउंटेंट से पहले बात कर लेना चाहें। बिल्कुल। पदमपति जी, आप क्या मशवरा दे रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को? मुझे कुछ मशवरा नहीं देना है। ये क्रिकेट हल्के में बच्चा बच्चा जानता है कि ये कंपनी किसकी है, समझ रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है, और जिसने हिम्मत की है आज भी वो टीम से बाहर है। मैंने तो सुबह भी कहा था कि कुछ खिलाड़ी हैं, मनोज तिवारी हैं, सौरभ तिवारी हैं, अभिषेक नायर हैं, अजिंक्य रहाणे हैं और अमित मिश्रा हैं। इस तरह के तमाम खिलाड़ी हैं। इनको अगर टीम में जगह पानी है और एकादश में खेलना है तो उनको रीति स्पोर्ट्स में जाना होगा। ये सीधे सीधे मैसेज है। आप क्या समझ रहे हैं? 5 खिलाड़ी हैं, उसमें आरपी सिंह का नाम हटा दिया गया 3 दिन पहले। आरपी सिंह का नाम पहले था और आरपी सिंह ने क्या कमाल किया ये सभी दुनिया को मालूम है आईपीएल में, तो इसलिए नाम हटाया गया उनका। हटाने से क्या होगा? वही हुआ कि मयप्पन का जो है वो तो वो मालिक नहीं है साहब, वो तो एक क्रिकेट प्रेमी है सिर्फ। तो क्या कह देने भर से हो जाएगा? कागज जो है बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया जाएगा। स्पोर्ट्स आपको लगता है कि यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की उसमें मिली भगत है? आप कम से कम ये मानते हैं? मैं मिली भगत नहीं कहता, मैं तो ये मान के चलता हूँ मनोज तिवारी की बेटी के नाम पर यह कंपनी है। कल मनोज तिवारी मेरे साथ थे और मैंने इनसे कोई बात नहीं की इस संदर्भ में। हम लोगों की आंख मिली, केवल हालचाल हुआ, बोला कि आप बहुत जम के बोल रहे हैं। हमने कहा बहुत दुआ है आपकी, हम लोग साथ सफर कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन मैं जानता हूं इस चीज को कि वो मनोज तिवारी का कोई लेना लादना नहीं है, उसकी बेटी है, दोनों पृथक हो चुके हैं और मनोज तिवारी के साले हैं मिस्टर अरुण पांडे। और ये सारे कुछ ये दोस्ती है, ये और दोस्ती चाइल्डहुड दोस्ती है मिस्टर धोनी की और मनोज तिवारी की। और ये प्रोडक्शन कंपनी पहले बनी थी, रीति प्रोडक्शन कंपनी थी। मनोज तिवारी ने भोजपुरी फिल्में भी बनाई थी, कैसेट भी इसके अरुण पांडे ने भी किए थे। ये सारी दुनिया जानती कि क्या ये तो घालमेल है? बिल्कुल पूरा घालमेल नहीं है। मैंने जिसको कहना चाहिए कि दाल ही काली है, यो समझिए आप। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनन साहब आपका भी, रवि और पदमपति जी। जाहिर सी बात है क्रिकेट पर जिस तरीके से लांछन लगते चले आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति बहुत माकूल नहीं है। अब कम से कम अगर ये दाल काली है तो इसे फिर से पीली ही करनी पड़ेगी, वरना क्रिकेट से भरोसा उठ जाएगा। क्वेश्चन आवर में फिलहाल इतना ही। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक।